गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन न्यूक्लियस ऑनलाइन क्लासेस। मैं सूरज शर्मा, बॉटनी फैकल्टी न्यूक्लियस। आज मैं आपको एक फ्लावर के साथ हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फ्लावर दिखने में बड़े खूबसूरत दिखते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, पर जैसे बेटा हमारे बॉटनी की बात आती है, हमारे लिए एक अट्रैक्शन ही नहीं होता, ये हमारे लिए एक टॉपिक हो जाता है, एक सब्जेक्ट है हमारे लिए। कैसे बात हम करते हैं, बॉटनी का एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बेटा एक जैकब कैमेरेंसिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार पादपों में, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिपोर्टेड किया था। उससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि पादपों में भी लैंगिक जनन होता है, एनिमल्स में होता है, ये सब बात करते थे, पर प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसकी कोई बात नहीं करते थे। पर बाद में जब उन्होंने रिपोर्टेड किया कि जो फ्लावर्स, जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइंड होता है, पाया जाता है। अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बेटा एक बॉटनी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड आरबीएससी दोनों में एक वैल्यूएबल टॉपिक है। नीट में भी इसका एक अच्छा मार्जिन है। सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट से शुरुआत करते हैं। अकॉर्डिंग आइकलर, बेटा आइकलर ने प्लांट किंगडम को, पादप जगत को दो श्रेणियों में विभाजित किया, दो कैटेगरीज में विभाजित किया। किसके आधार पे? इसी फ्लावर के आधार पे, पुष्प के आधार पे। उन्होंने पुष्प के आधार पर पादपों को दो श्रेणियों में विभाजित किया, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स यानी बिना फूल वाले पौधे, यानी ऐसे प्लांट्स तो हैं वो, पर उनमें फ्लावर्स नहीं है, पुष्प नहीं है, ठीक है। और फेनेरोगेम्स ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर प्रेजेंट हैं, जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, यानी अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। इस तरह से उन्होंने पादप जगत को दो भागों में, दो श्रेणियों में, दो समूहों में विभाजित कर दिया। किसके आधार पे? पुष्प के आधार पे, फ्लावर्स के आधार पे, ठीक है। जो आपका फ्लावर है, फ्लावर के बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को दो कैटेगरीज में, दो श्रेणियों में विभाजित किया है। अब बात आती है, सबसे पहले श्रेणी की बात करते हैं हम। फर्स्ट, जो हमारी बेटा फर्स्ट श्रेणी है, क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पोद्भिद, मतलब बिना फूल वाले पादप। तो बात हमने वही की है। सबसे पहले किसी भी पुष्प की हम बात करते हैं तो पुष्प जो हमारा प्लांट्स होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव जनन संरचना है। तो यहां हमने क्या कहा? क्रिप्टोगेम्स कौन है? जनन संरचनाएं पुष्प व पुष्प समान संरचना के रूप में नहीं पाई जाती, अर्थात पादपों का वह समूह, प्लांट्स का वह समूह जिसमें जनन संरचनाएं पुष्प के रूप में या पुष्प समान संरचना के रूप में नहीं पाई जाएगी, वो सब क्रिप्टोगेम्स हैं। यह आदिम प्रिमिटिव पादपों का समूह है। प्रिमिटिव मतलब होता है, एक हमारा बायोलॉजी का टॉपिक होता है जैव विकास, एवोल्यूशन। उसमें यह होता है कि सबसे पहले जैव विकास में हम ये पढ़ते हैं कि इस प्रकृति में जो सजीव बने, जितने भी सजीव बने, चाहे वो जंतु हो, चाहे वह पादप हो, उनके जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे ही हम जैव विकास कहते हैं। उनके विकास की प्रक्रिया को जैव विकास कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, जैव विकास। यानी सबसे पहले जो बने वो लोअर श्रेणी के होते हैं, निम्न श्रेणी के, फिर धीरे धीरे उनमें विकास होता जाता है और फिर हम हायर श्रेणी की ओर जाते हैं, यानी उच्च श्रेणी के पादपों की ओर जाते हैं। तो ये लोअर श्रेणी के पादप है, अर्थात आदिम है, जो प्रकृति में जैव विकास में सबसे पहले बने। इनसे, इन पादपों से पहले ये समूह बना है, इसीलिए इसे आदिम पादप समूह कहा जाता है, ठीक है। बात आती है जब इनमें जनन संरचना के रूप में पुष्प नहीं है, पुष्प समान संरचना भी नहीं है, पर इनमें जनन तो होता है। क्यों? क्योंकि जो भी सजीव है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में जनन आवश्यक है, ठीक है। तो जनन कैसे होगा? तो इनमें जो जनन होता है वो बीजाणुओं द्वारा होता है, यानी स्पोर्स के द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो इनमें जनन पाया जाता है, पर वो स्पोर्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। कैसे प्लांट्स हैं ये? इसे हम कहते हैं
हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अर्थात इनमें जनन संरचनाएं छुपी हुई पाई जाती है। ऐसे पादपों के समूह में जनन संरचनाएं छुपी हुई पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्रिप्टोगेम्स हमारा पादप समूह है उसमें कौन कौन से निम्न श्रेणी के पादपों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये हमारे 11वीं का टॉपिक है। जो प्लांट क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे टॉपिक आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी फेनेरोगेम्स। बेटा इसमें किसी को भी कोई परेशानी हो तो ध्यान से देख लो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फेनेरोगेम्स, पुष्पोद्भिद पादप। पुष्पोद्भिद मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर यानी फूल या फूल जैसी संरचना, पुष्प या पुष्प जैसी संरचना, फ्लावर या फ्लावर जैसी संरचना पाई जाती है। बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की, गुणों की। जनन संरचनाएं पुष्प, देखो क्या बोला हमने, पुष्प या पुष्प समान संरचना, दो चीज बोल रहा हूं मैं, पुष्प एंड पुष्प समान संरचना के रूप में पाई जाती है। अर्थात जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो या तो फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। ठीक है, यह पादपों का एडवांस यानी विकसित समूह है। ठीक है, हमने बात की थी ये कैसा है, आदिम समूह है, यानी जैव विकास में पहले ये बने और इसके बाद में ये बने, इसीलिए से विकसित पादप समूह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है जनन का अंतिम उत्पाद बीज होता है। इनमें जो लैंगिक जनन पाया जाता है फेनेरोगेम्स में, इनमें जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो बीज होता है, यानी इनमें अंतिम उत्पाद बीज बनता है। ठीक है, और इसी बीज के आधार पर, इसी शीट्स के आधार पर हम इस पादप को श्रेणी, दो भागों में, दो श्रेणी में विभाजित करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। जिम्नोस्पर्म क्या है, ऐसा पादप समूह जिसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर नहीं है, देखो ध्यान से सुनना, हमने यहां पर ये नहीं बोला, हमने इसको फेनेरोगेम्स में ही रखा है जिम्नोस्पर्म को, पर यहां पर हम ये नहीं बोल रहे फ्लावर प्रेजेंट, हम यहां बोल रहे हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, यानी पुष्प यहां नहीं पाए जाते हैं, पुष्प जैसी संरचना यहां पर पाई जाती है। ठीक है, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो आवर्त बीजी पादप समूह है, ये रियल फ्लावर, इसमें वास्तविक पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, वास्तविक पुष्प पाए जाते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा है फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और हमने यहाँ लिखा है रियल फ्लावर, यानी वास्तविक पुष्प पाए जाते हैं। बात करते हैं जो जिम्नोस्पर्म होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिम्नोस प्लस स्पर्म। ठीक है, हमने एक 11th पे एक टॉपिक है उसमें हमने बात की है प्लांट्स का, जब हम डिवीजन यानी क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो स्पर्म, यहाँ पर स्पर्म मतलब होता है शीड से, बीज से, तो यहाँ पर हमने बोला जिम्नोस, जिम्नोस का मतलब होता है नग्न, नेक्ड, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज तो है इनमें पर कैसे है, नग्न है, नग्न बीजी, अनावर्त। और दूसरी तरफ हमने बात किया एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में हमने यहाँ पर बात की, एंजियोन का मतलब होता है कवर यानी आवरण वाले। ठीक है, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी ऐसे पौधे जिनमें बीज किसी आवरण से घिरे हुए पाए जाते हैं। अब ये आवरण क्या है, कैसा है, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से कि कहाँ से आवरण बना है, कैसे बना है। ठीक है, बात आगे यहाँ पर करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म पादप हैं, इन पादपों के जो बीज होते हैं वो निषेचित अंडाशय से घिरे हुए नहीं पाए जाते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। जिम्नोस्पर्म जो पादप हैं, इनमें जो बीज होते हैं वो निषेचित अंडाशय से घिरे हुए नहीं पाए जाते हैं। बेटा यहां निषेचित अंडाशय का मतलब हमेशा याद रखना फल से, फ्रूट से, यानी इनमें जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें बीज तो बनते हैं पर फलों का निर्माण नहीं पाया जाता है, इनके बीज फलों से गिरे हुए नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्म होता है, जो पादप समूह है एंजियोस्पर्म, इनमें जो बीज हैं वो निषेचित अंडाशय यानी फल से घिरा हुआ पाया जाता है। इनमें जितने भी इनके बीज होते हैं वो फलों से घिरे हुए रहते हैं और जो फल होता है वो इसका आवरण होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी। तो बेटा यहाँ समझ में आया, अनावर्त बीजी। अब बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है
देखो यहां पर रियल फ्लावर किस में है, एंजियोस्पर्म में। तो हमारा जो टॉपिक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हो गए, ये वाले एंजियोस्पर्म। तो हमारा पूरा जो टॉपिक है वो इसी एंजियोस्पर्म पर बेस्ड रहेगा। पर एंजियोस्पर्म क्या है उसे समझने के लिए हमने पहले ये बात की है, ठीक है। अब इसे सभी राइट डाउन। हाँ बेटा, अब हम टॉपिक को, जब हम एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स तक पहुंच गए थे, अब बात आती है फ्लावर। क्या है फ्लावर, उसके कौन कौन से पार्ट हैं। ये देखो, ये बेटा आपके सामने एक फ्लावर है। इस फ्लावर को हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ये इसका वृंत होता है, स्टॉक होता है, स्टॉक पार्ट है। इसके अलावा इसमें ये देखो, ये हमें ये ग्रीन, ये वाले ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये इसके, ये वाले, ये इसके कैलेक्सी पार्ट होता है जिसे हम बाह्यदल कहते हैं। ये इसके जो कलर पार्ट होते हैं, जो सबसे अट्रैक्शन वाला हिस्सा होता है इसका, हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला भाग यही होता है। ये इसका कोरोला पार्ट होता है जिसे हम, ठीक है, जिसे हम दल बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरिया होता है बेटा, ये वाला एरिया, ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जब हम इस फ्लावर को दो पार्ट में डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये कैलेक्सी और कोरोला है, यानी दल और बाह्यदल है, इसे हम हेल्पिंग पार्ट बोल सकते हैं, यानी सहायक भाग बोल सकते हैं। और इनसे मिलकर जो पुष्प का चक्र बनेगा उसे हम सहायक चक्र, एसेसरी चक्र, ठीक है, या हेल्पिंग साइकिल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जब हम अंदर बात करते हैं तो ये फ्लावर का बेटा, ये देखो, ये वाला, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये वाला, ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें दो पार्ट हैं। बाहर की तरफ जो आप ये देख रहे हो येलोइश कलर वाले, ये वाले, ये सब के सब एंड्रोशियम पार्ट है, जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, नर जनन भाग होता है, इसे हिंदी में पुमुंग बोलते हैं। और जो ये अंदर ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, ये वाला, ये इसका गाइनोशियम पार्ट होता है, जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, आपके सामने ऐसे एक हमने फ्लावर्स के पार्ट्स का एक डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले हम फ्लावर्स के पार्ट्स का जो डायग्राम देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो फ्लावर होता है इसका यहाँ पर एक वृंत होता है। इस वृंत से ऊपर एक फूला हुआ एक संरचना होती है जिसे थैलेमस पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन, सीट ऑफ फ्लावर, यानी वह हिस्सा जिस पर पूरा फूल टिका हुआ है, इसीलिए पुष्प का आसन, पुष्प का आसन, ठीक है, सीट ऑफ फ्लावर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बाहरी सबसे भाग से। जो भी फ्लावर्स होते हैं इनके सबसे बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ ग्रीन कलर की लीफ पाई जाती है। ये देखो, ये ग्रीन कलर की लीफ, जब आपने देखा होगा जब हमारा फ्लावर कलिका के रूप में, बर्ड के रूप में होता है, तब उसमें ये ग्रीन पार्ट ही दिखाई देता है, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट, जो ये ग्रीन पार्ट होता है, ये इसका कैलेक्सी पार्ट होता है जिसे हम बाह्यदल बोलते हैं। और ये जो बाह्यदल होता है, ये पूरा एक समूह है, पत्तियों का एक समूह है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा एक लीफ का बहुत सारा समूह है। इसमें से किसी एक सिंगल लीफ को हम सेपरेट कर ले, किसी एक को, तो उसे हम सेपल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है कोरोला, यानी दल। जो कोरोला पार्ट होता है ये फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है, सबसे आकर्षण वाला भाग होता है। फूल में ये देखो, ये फूल के जो फ्लावर्स के देखो, जैसे इसमें रेड है, किसी में जैसे मस्टर्ड फ्लावर होता है, जैसे आप सरसों बोलते हो, उसमें ये येलो कलर का होता है, ठीक है। किसी में रेड कलर का होता है, किसी में ब्लू कलर का होता है। तो ये एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है। और जो आपके कैलेक्सी पार्ट होता है, बाह्यदल होते हैं, ये मैक्सिमम ग्रीन होते हैं और ये कलर्ड होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। ये कोरोला पार्ट होता है। कोरोला पार्ट भी एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, पूरा का पूरा एक साइकिल है। इसमें भी हम एक की बात करें, किसी एक लीफ को, जैसे आपने इसको बेटा हम कोरोला नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सिंगल को, इसको यूनिट को हम पेटल कहेंगे, पेटल, ये पेटल है, ठीक है। तो इसको पेटल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर के थर्ड पार्ट पर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट एंड्रोशियम यानी पुमंग पार्ट होता है। ये फ्लावर का मेल
नर जनन भाग होता है, नर जनन भाग से संबंधित संरचनाएं हैं। ये नर जनन भाग से संबंधित संरचना ही ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसमें भी ये पूरा एक समूह होता है। देखो जैसे यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, किसी में 10 होते हैं यानी 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, ठीक है। अलग अलग नंबर्स में पाए जाते हैं। पर किसी एक को हम सेपरेट करके अलग कर लें, किसी एक को यहाँ से हटाया और उसको अलग किया तो उसे हम स्टेमन पुंकेसर कहते हैं। यानी जो एंड्रोशियम होता है इसकी इकाई को यानी इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, ठीक है, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर के बिल्कुल मिडिल में, जो आपका पुष्प होता है उसके बिल्कुल बीच में, यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में जो संरचना पाई जाती है उसे गाइनोशियम कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और इसी के बेसिस पे हमने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया था उसको हम पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एंजियोस्पर्म होता है और कैसे जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लावर के 4 पार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 4 पार्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखेंगे। फ्लावर में पहला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कैलेक्सी और कोरोला, ठीक, और सेकंड और थर्ड पार्ट यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। इन दोनों से मिलकर फ्लावर्स को, सपोज करो ये फ्लावर है तो फ्लावर में इन चारों से मिलकर ऐसे, ये चारों से मिलकर ऐसे, ठीक है। यानी सबसे बाहर वाला पार्ट क्या हो गया, कैलेक्सी हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया। इन दोनों से मिलकर एक साइकिल बनता है, इन दोनों से मिलकर यानी गैलेक्सी और कोरोला से मिलकर एक साइकिल बनता है जिसे हम एसेसरी यानी सहायक चक्र कहते हैं। और इसके अलावा अंदर वाले दोनों पार्ट यानी आपका कौन, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इन दोनों से मिलकर एक साइकिल बनता है, इन दोनों से मिलकर एक साइकिल बनता है। इसे हम, ये एसेसरी साइकिल और ये नेसेसरी साइकिल यानी ये सहायक चक्र और ये आवश्यक चक्र, इससे एसेसरी साइकिल बनेगा यानी सहायक चक्र बनेगा, इससे नेसेसरी साइकिल यानी आवश्यक चक्र बनेगा। मतलब क्या है कि गैलेक्सी और कोरोला ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ हेल्प करते हैं, पुष्प की जो जनन प्रक्रिया है उसमें ये उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कैसे कैसे मदद करते हैं, एक तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों संरचनाओं की सुरक्षा का कार्य करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका एंड्रोशियम पार्ट है और जो आपका गाइनोशियम पार्ट है इन दोनों को के बाहर की तरफ ये पाए जाते हैं और सुरक्षा चक्र की भांति उनको घेरे रहते हैं और उनकी सुरक्षा करने का कार्य करते हैं, ठीक है। सेकंड इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो आपके कोरोला है ये अभी हमने बात करी, काफी अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में खूबसूरत दिखते हैं और कीटों को आकर्षित करने का कार्य भी करते हैं। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का कार्य भी करते हैं। और जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लावर से क्या करते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन को यहाँ पर ले आते हैं और रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प भी करते हैं और इसके अलावा हमारे इन पार्टों की सुरक्षा भी करते हैं। पर यदि हम इनको रिमूव कर दें, हटा दें, यदि हम फ्लावर में से किसको, हमारे कोरोला को भी हटा दें और हमारे गैलेक्सी को भी हटा दें, ठीक है, रिमूव कर दें, ठीक है। रिमूव करने के बाद यदि बचा, अब देखो रिमूव करने के बाद सिर्फ 2 पार्ट बचे, एक हमारा एंड्रोशियम पार्ट यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा है, एक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा है। इनको रिमूव करने के बाद हम इन दोनों पार्ट्स की बात करते हैं। ये दोनों पार्ट, अब हम इसमें यदि रिप्रोडक्शन देखते हैं तो रिप्रोडक्शन फाइंड होगा, यहां पर रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। जबकि हमने फ्लावर के 2 पार्ट हटा दिए फिर भी रिप्रोडक्शन है, ठीक है। जबकि हम क्या करें, इससे अपोजिट करते, उल्टा करते, क्या करते, हम यहां से गाइनोशियम को और एंड्रोशियम को हटा देते, ठीक है। गाइनोशियम को हटा देते, एंड्रोशियम को हटा देते और सिर्फ किसको छोड़ते, आपके कोरोला पार्ट को और गैलेक्सी पार्ट को, इनको छोड़ देते और इन दोनों को हटा देते। तो इन दोनों से हम, इन दोनों
के साथ हम रिप्रोडक्शन करवाते तो रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसीलिए इनसे रिप्रोडक्शन नहीं होता दोनों से, पर इन दोनों से, इनको हटाने के बाद भी इन दोनों से रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए हम इन्हें आवश्यक पार्ट कहते हैं, आवश्यक चक्र का ये हिस्सा है। जबकि इनका कार्य सिर्फ क्या होता है, सहायता होता है, हेल्प होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हमने बात करी थी जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हमने एंड्रोशियम कहा था। ठीक है, पुमंग कहा था। यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट को, इकाई को स्टेमन कहा जाता है। इकाई को स्टेमन कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, क्योंकि इसके 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर जो इसका फूला हुआ पार्ट होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एंथर होता है, पराकोश। सेकंड जो इसका पार्ट होता है यहाँ पर, ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, संयोजी उत्तक होता है। और जो इसका थर्ड पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, ये इसका पूतंतु यानी फिलामेंट कहलाता है। पूतंतु फिलामेंट कहलाता है। इस तरह से ये हमारा यूनिट है, किसकी, एंड्रोशियम की यूनिट है। और एंड्रोशियम क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। जिसके कितने पार्ट हैं बेटा, 3 पार्ट्स हैं। अब हम इसी तरह से बात करते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब सबको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या है, जायांग है, यानी गाइनोशियम है। ठीक है, अब गाइनोशियम हमने जैसे बात करी कि एंड्रोशियम पूरा का पूरा एक ग्रुप है, एक समूह है। ठीक है, एक प्लूरल टर्म है, एक बहुवचन शब्द है, पर उसकी इकाई की बात करते हैं तो वो स्टेमन होता है। वैसे ही जो हमारा जायांग होता है, गाइनोशियम होता है, इसकी इकाई कार्पल होती है। जैसे वहां पुंकेसर था, ये स्त्रीकेसर है। अब हम एक कार्पल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको समझते हैं। ये बेटा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने अभी जो इससे पहले बात करी थी कि कैसे हमने एंजियोस्पर्म कहा और कैसे हमने जिम्नोस्पर्म कहा, वो हमारा यहीं से क्लियर होने वाला है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हम एक कार्पल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने कहा ना, यूनिट ऑफ गाइनोशियम, जो गाइनोशियम की इकाई है, क्योंकि गाइनोशियम तो क्या है, एक समूह है, एक पूरा ग्रुप है। इसकी जो इकाई है वो कार्पल है, स्त्रीकेसर है। तो जो इसकी इकाई है, हम उसकी बात करते हैं, तो इसकी इकाई की बात करते हैं। तो इसकी इकाई की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर देखो, जैसे हम इसको यहाँ से रिमूव करना शुरू करते हैं, ये देखो, ये यहाँ से हम इस पूरे पार्ट को हटा दें तो ये जो आपको मिडिल पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा, ये पूरा का पूरा गाइनोशियम हिस्सा होगा, गाइनोशियम पार्ट होगा। कैसे होगा, सबसे पहले इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, हिंदी में इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र मतलब ये हमारे कार्पल का सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। और इसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन कहते हैं। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन, अर्थात जो हमारे परागकण आते हैं वो यहीं पर लैंडिंग करते हैं, इसी प्लेस पर लैंडिंग करते हैं, यहीं पर आके वो ठहर जाते हैं। ठीक है,
तो ये स्टिग्मा पार्ट होता है, ये थोड़ा सा फैला हुआ होता है, ठीक है, फैला हुआ भाग होता है। इस पार्ट पर मॉइस्चर, नमी पाई जाती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में नमी पाई जाती है, मॉइस्चर पाया जाता है, जल पाया जाता है। और यहाँ पर इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट, यहाँ पर पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं कि जैसे ही कोई पोलन ग्रेन आएगा, आके यहाँ पर वो क्या करेगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा और आकर उसमें विकास शुरू हो जाएगा, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, अंकुरण शुरू हो जाएगा। तो उसको अंकुरण के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए, जल चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड, उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन यहाँ से मिल जाएगा। सबसे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आता है वो बोरोन से आता है, याद रखना, बोरोन, ठीक है, बोरोन अच्छे से याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बाद में हमारा जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो स्टाइल होता है, वर्तिका। ये पार्ट एक लंबी नली के जैसा होता है, लंबी नली, एक लंबी नली होती है, वर्तिका एक लंबी नली होती है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारा ओवेरी होती है, अंडाशय होता है, ओवेरी होती है। ये इसका स्वेलन पार्ट यानी एक फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, फूला हुआ हिस्सा होता है। इस फूले हुए हिस्से को ध्यान से देखेंगे, इस फूले हुए हिस्से के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और पाई जाती है, ओव्यूल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, ओव्यूल, जिसे हम बीजांड कहते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ओव्यूल, बीजांड कहते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हमें समझनी है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसकी भी क्या है, इकाई है, यूनिट है, कार्पल है। ये कार्पल का स्ट्रक्चर कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। जो हमारा इसका ओवेरी पार्ट है, इस ओवेरी पार्ट के इनर साइड अंदर की तरफ एक संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, ये वाला हिस्सा, ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, उसके पश्चात ये वाला हिस्सा बनाता है बीज, शीड, ठीक है। और जो इसके बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला ओवेरी, जो अंडाशय है, ये जब निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो इसके बाद ये बनाता है फल, ये बनाता है फल, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे। तो ये हिस्सा बनाएगा फल और ये हिस्सा बनाएगा बीज यानी शीड बनाएगा। तो ये हिस्सा शीड बनाना है, शीड बनाने का काम किसको मिलता है हमेशा, ओव्यूल को, ठीक है। और फल बनाने का काम किसका होता है हमेशा, ओवेरी का होता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने बात करी थी यहां पर 2, एक हमने कहा था जिम्नोस्पर्म प्लांट्स और एक हमने कहा था एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है, इनमें देखो शीड दोनों जगह है, क्योंकि यहां पर भी स्पर्म लगा हुआ है, यहां पर भी स्पर्म लगा हुआ है। स्पर्म कहां से आया है, स्पर्मेटोफाइटा से। स्पर्म कहां से आया है, स्पर्मेटोफाइटा से, यानी बीजी पादप। तो ये बीज से रिलेशन है इन दोनों का, ठीक है। तो यहां पर भी बीज है, यानी यहां पर बीज प्रेजेंट है और यहां पर भी बीज प्रेजेंट है। तो दोनों जगह बीज प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म में भी है, ठीक है। पर बात आती है यहां पर जो बीज है उसके ऊपर कवर है और यहां पर जो बीज है उसके ऊपर कवर नहीं है। यहां जो बीज है उसके ऊपर कवर है और यहां पर जो बीज है उसके ऊपर कवर नहीं है। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, अनावर्त, यानी बिना आवर्त के, बिना कवर के बीज। और इनको हम क्या बोल रहे हैं, आवर्त, यानी
आवरण वाले बीज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीज के ऊपर ये बीज बनाएगा। बीज कौन बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा। शीड बनाने का काम किसका है? ओव्यूल का है। तो ओव्यूल तो दोनों जगह होंगे, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, दोनों में ओव्यूल बीजांड पाया जाता है। और दोनों जगह बीजांड का काम क्या होता है? बीज बनाना। पर जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें ओवेरी बीज के चारों तरफ फल बना देती है, फ्रूट बना देती है, और फ्रूट बना के इस बीज को कवर कर देती है, इसको घेर लेती है। ठीक है, इसीलिए वो इसको जब घेर लेती है तो बीज के चारों तरफ एक आवरण दिखाई देता है। जबकि ऐसा जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म में बीज तो बन जाता है, पर उसके ऊपर कोई भी ओवेरी, फर्टिलाइज्ड ओवेरी उसके चारों तरफ कोई फल नहीं बनाती है, इसीलिए उसका बीज ऐसे ही दिखाई देता है, नग्न दिखाई देता है। ओनली बीज के रूप में ही दिखाई देता है, किसी तरह से उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, इसीलिए मैंने क्या बोलते हैं? नग्न बीजी। कैसे? हम एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा एक फेमस फ्रूट्स है जिसके हम बात करते हैं, बड़ा पसंद होगा आपको। डायग्राम को देखते ही आप पहचान भी जाओगे इसको। मैंगो, पहचान गए? हाँ, सारे इंटेलिजेंट हो। देखो बेटा ये मैंगो है, ठीक है। मैंगो को हम जब ध्यान से देखते हैं तो मैंगो के बिल्कुल इनर साइड इस तरह से ये मैंगो का शीड है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज उनके कंफ्यूजन में निकल जाएगी। ये एक अष्टू फल है, ये ड्रुप फ्रूट्स, ठीक है। मैंगो बेटा किसका एग्जांपल है? 11th में आपने पढ़ा है ड्रुप। अष्टू फल, अष्टू फल को ध्यान है क्या बोलते हैं? गुठलीदार फल, जिनमें गुठलियां होती है, गुठलीदार फल, ड्रुप फ्रूट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैंगो से, आप समझेंगे। ये एक एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है, ये एक एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है, ध्यान से समझना इसको। यहां हम ध्यान से देखते हैं ये जो मैंगो होता है ये कैसे बना है। बेटा मैंगो में ये जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल यहां पर दिख रहा है बीजांड, ये बीजांड के बीज बना देता है, शीड बना देता है, ठीक है। तो आपका जो ये ओव्यूल है इसने यहां पर बना दिया शीड, ओके। और जो ये आपका ओवेरी है, ओवेरी ये क्या करेगा? ये ओवेरी सबसे पहले इस शीड के चारों तरफ क्या बनाएगा? एक पेरिकार्प बनाएगा, पेरिकार्प यानी एक फल भित्ति बनाएगा। सबसे पहले इसके चारों तरफ क्या बनाएगा? पेरिकार्प बनाएगा। इस पेरिकार्प से बेटा ये पेरिकार्प 3 भित्तियों में विभाजित होगा, 3 वॉल्स में, 3 लेयर्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। कैसे? सबसे पहले एपिकार्प, यानी सबसे पहले क्या किया? आपके ओव्यूल ने, बीजांड ने, आपके ओव्यूल ने, बीजांड ने बीज का निर्माण कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? आपकी जो फर्टिलाइज्ड ओवेरी है, इस ओवेरी ने सबसे पहले एक पेरिकार्प बनाया। इस पेरिकार्प ने, ये पेरिकार्प 3 वॉल्स में डिवाइड हो गया, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। कैसे? जो पेरिकार्प है इसने सबसे, पेरिकार्प का जो सबसे पहला भाग है एपिकार्प, ये सबसे बाहर की तरफ जो आपका मैंगो का आउटर कवर होता है, जो छिलका होता है, उसका निर्माण करता है इस तरह से, ठीक है। ये देखो, ये इसका आउटर कवर ऐसे इसका छिलका बना देगा, आउटर कवर बना देगा, बाहरी भाग बना देगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट होता है वो था मीजोकार्प। मीजोकार्प क्या करेगा? जो ये आपका मैंगो है, मैंगो, इस मैंगो में जो इसका खाने वाला जो पार्ट है, जो इसका गुद्दा पार्ट है, खाने योग्य पार्ट है, उसका निर्माण करेगा मीजोकार्प से। तो मीजोकार्प इसका खाने योग्य भाग बनाएगा, एडिबल पार्ट बनाएगा। फिर जो एंडोकार्प है, एंडोकार्प देखो इसके सबसे अंदर की तरफ, इस शीड के चारों तरफ एंडोकार्प इस तरह से एक वुडी
मतलब कठोर लकड़ी जैसी संरचना बनाएगा, कठोर लकड़ी जैसी संरचना बना देगा ऐसे, ठीक है। इसीलिए जब आप मैंगो को देखते हो तो मैंगो में सबसे पहले आप उसका आउटर जो कवर होता है, छिलका होता है, उसे हटा देते हो। हटा देने के बाद उसके अंदर आपको मैंगो का खाने योग्य भाग दिखाई देता है, ठीक है। ये जो खाने योग्य भाग दिखाई देता है इसको आप अच्छे से देख लो और उसको धीरे धीरे हटाते जाओ तो आप में उसमें से एक गुठली निकलेगी, गुठली। वो गुठली का जो सबसे अंदर वाला ये वाला पार्ट होता है ये आपको काफी कठोर दिखाई देगा। ये इसका शीड नहीं है, ये शीड नहीं है, ये तो फल की सबसे अंदर वाली भित्ति है, अंदर वाली सबसे आंतरिक भित्ति है, फल के सबसे अंदर वाली भित्ति है, ठीक है। इसके अंदर बीज है, ठीक है, और ये इसका एंडोकार्प होता है, समझ रहे हो, ये इसका एंडोकार्प होता है। तो बेटा इस तरह से एंजियोस्पर्म यानी आपके जो आवर्तबीजी पादप है उनमें इस तरह से फल का निर्माण हो जाता है। तो समझ में आया एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर, यानी शीड इसमें भी है, शीड इसमें भी है, पर इसमें शीड के ऊपर एक निषेचित अंडाशय, यानी जिसको हम क्या करें, फल। अब आ गया निषेचित अंडाशय मतलब फल क्या होता है, कैसे होता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से फल का निर्माण होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं उनमें इस तरह नहीं पाया जाता है।